चलिए चलिए। तो दोस्तों सभी आप अब लाइव आ जाओ। तो आज हम हिस्ट्री का मुगल वंश का पार्ट्स करेंगे। थोड़ी लेट हो गया, मैं 5 बजे स्टार्ट करने वाला था, तो आप सभी तैयार हो जाओ फास्ट। थोड़ी लेट हो गया, मैं 5 बजे स्टार्ट करने वाला था, तो आप सभी तैयार हो जाओ फास्ट। तो आज हम लगभग मुगल वंश का आधे से ज़्यादा पार्ट्स कर लेंगे। तो मुगल वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से जानेंगे मुगल वंश को। यदि आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप एकदम तैयार रहें और कॉपी पेन निकाल कर तैयार रहें, क्योंकि मुगल वंश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल का है। बहुत ही कमाल का इसलिए है क्योंकि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मुगल वंश की कहानी कहां से शुरू होती है, ये मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आपका भारत है, और इस भारत की बगल में आप जब देखेंगे यहां पर, तो ये आपको मध्य एशिया मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसे आप मध्य एशिया कहेंगे। ये सारा आपका मध्य एशिया है। इस मध्य एशिया में आप एक देश देख रहे हैं जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये आप देश देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये तमाम वो इलाके थे जो मध्य एशिया के थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट बात ये कि ये मुगल नाम कैसे पड़ा और ये मुगल आए कहाँ से, ये मुगल आए कहाँ से और इनका नाम मुगल पड़ा कैसे, ये आज हम जानने वाले हैं। दरअसल आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका चाइना है, और चाइना के ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ एक देश पड़ेगा जिसे कहते हैं मंगोलिया। ये एक देश है मंगोलिया, और ये जो मंगोलिया देश है यहाँ का चंगेज खां था, उसके बारे में कहा जाता है चंगेज खां मंगोलिया देश का था। और यहाँ पर जिसे आजकल हम अफगानिस्तान कह रहे हैं, इस इलाके में एक व्यक्ति रहता था जिसे हम कहते थे तैमूर लंग। दरअसल तैमूर लंग का रिलेशन मंगोलों से था। मंगोल जाति एक कबीले जाति थी, और इस कबीले जाति में जो चंगेज खां हुआ, एक बर्बर कबीला कहा जाता है। इस चंगेज खां के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही बर्बर व्यक्ति था। तो कहा जाता है कि जो तैमूरी शासक था, तैमूर लंग जो था, इस तैमूर लंग ने मंगोलों से रिश्ता बनाया। इसी की तीसरी पीढ़ी में बाबर पैदा हुआ। तो मंगोल शब्द से ही मुगल शब्द आया है। इस मंगोलिया देश के मंगोल शब्द से, जो मंगोल जाति यहाँ की थी, इसी से मुगल शब्द आया। और मुगल फिर आगे चलकर भारत में प्रवेश करता है। तो ये आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर तैमूर लंग नाम का शासक था। इसी के वंश में तीसरी पीढ़ी में बाबर पैदा हुआ। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये जो उमर शेख मिर्जा था, इसी का बेटा था बाबर।
बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को बताया जाता है और बाबर का जन्म दरअसल अफगानिस्तान में नहीं हुआ था। ये जो आपका उज्बेकिस्तान देश में आपको बता रहा था, अभी मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसे दिखाता हूं। ये जो उज्बेकिस्तान आप देश देख रहे हैं, ये रहा भाई आपके पास उज्बेकिस्तान। ये जो उज्बेकिस्तान देख रहे हैं, यहां पर एक जगह थी जिसे फरगना घाटी कहते थे। अंदीझान इस फरगना घाटी की राजधानी थी, अंदीझान। और उज्बेकिस्तान आज के परिप्रेक्ष्य में से देखें तो ये उज्बेकिस्तान देश है। उस वक्त इसे अंदीझान कहते थे और फरगना देश कहते थे। यहां का शासक था, एक छोटे से राज्य का शासक था उमर शेख मिर्जा। ये जो उमर शेख मिर्जा था, उमर शेख मिर्जा के घर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दरअसल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जो मां थी वो कुतलुग निगार खानम थी। कुतलुग निगार खानम का ये ज्येष्ठ पुत्र था। कुतलुग निगार खानम इसे कहते हैं। इसका ये ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जब ये लगभग 11.5-12 वर्ष के लगभग था, 11.5-12 वर्ष के लगभग था, तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और जब उमर शेख मिर्जा मर जाता है तो बाबर को फरगना का शासक बना दिया जाता है। जब बाबर को फरगना का शासक बना दिया जाता है तो बाबर यहां से शासन करना शुरू कर देता है। और उसके बाद बाबर की जो भाषा थी वो चगताई कहा जाता है, उसे चगताई तुर्क कहते हैं। चगताई तुर्क भाषा कहा जाता है। और इसी भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। इसी भाषा में लिखी थी, चगताई भाषा में, बाबरनामा, जिसका बाद में अकबर के नवरतन रहीम खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब बाबर यहां से शासन करना शुरू कर देता है। उसी समय जब यहां शासन कर रहा था बाबर, तो उसी समय हुआ ये कि बाबर के साथ एक घटना घटित हुई। इसके जो अपने चचेरे भाई बहन थे उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। और जब इस पर आक्रमण किया तो इसके आक्रमण से बहुत ही बुरी तरह से अपने आप को असहाय महसूस किया और उसने फरगना छोड़ दिया। तो दोस्तों, जब फरगना इसने छोड़ा तो उसी वक्त हुआ ये कि अब इसे कहीं ना कहीं तो जाना था। अब उसी के पास जो आपको मैंने अभी दिखाया था, ये आपके पास जो फरगना है, ये फरगना मैंने आपको बताया था उज्बेकिस्तान देश में। इसी उज्बेकिस्तान देश के पास में एक समरकंद जगह थी। समरकंद जगह थी। अब ये समरकंद का शासक बन गया। समरकंद का शासक बना और उसके बाद कुछ दिनों तक यही समरकंद में ये अपना जीवन बिताने लगा और शासक बन गया। लेकिन तभी एक इसी के जो एक बड़े ओहदे पर सैनिक था, उसने इसे धोखा दिया और 1501 में इसने समरकंद पर शासन के अपना वो किया था, अधिकार किया था। और उसी दौरान लगभग 7-8 महीने के बाद इसे समरकंद भी इसके हाथ से निकल गया। अब दोस्तों, इसके जीवन में एक नया मोड़ आता है और मोड़ ये कि जो हिंदू कुश है, हिंदू कुश पर्वत जो है, ये हिंदू कुश पर्वत यहाँ इस इलाके में हिंदू कुश पर्वत है। इस हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये यहाँ से ऐसे और अब ये इधर अफगानिस्तान में प्रवेश कर जाता है। 1504 ईस्वी में बाबर अफगानिस्तान में प्रवेश कर जाता है। 1504 ईस्वी में
और हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करते हुए और इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल पर अधिकार करके अब काबुल का शासक बन बैठा। लेकिन कुछ दिनों के बाद इससे काबुल भी इसके हाथ से निकल गया। काबुल भी इसके हाथ से निकल गया, समरकंद हाथ से निकल गया, फरगना हाथ से निकल गया और काबुल भी हाथ से निकल गया। अब ये जंगल में भटकता फिर रहा था और तभी क्या हुआ कि इसने वहां की जो जंगली जातियां थी, किसान थे, उन सभी को अपनी सेना में भर्ती किया। उन सभी को इसने कोशिश की कि भाई ये सब के सब मेरे साथ आए, उन्हें अपनी व्यथा बताई और अंत में इसने फिर दोबारा से समरकंद पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। फिर इसकी जो चचेरी बहन थी उसने इसे विवाह कर लिया, लेकिन कुछ भाग्यवश फिर दोबारा से इससे वो निकल गया, समरकंद फिर इसके हाथ से निकल गया। और जब समरकंद इसके हाथ से निकला तो अब ये थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन इतना भी परेशान नहीं कि बहुत ज्यादा ये परेशान होता, क्योंकि बाबर, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने अपने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाई और बहुत बार जीता और बहुत बार हारा। अब इसे हार जीत से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो दोस्तों हुआ ये यहाँ से कि बाबर अब जब जंगलों में भटक रहा था तो इसकी जो बीवी, अभी हाल में नई बीवी बनी थी, इसकी चचेरी बहन, उसने भी साथ छोड़ दिया कि कौन जंगलों में इसके साथ भटकेगा। और इस तरह बाबर फिर दोबारा से अकेला पड़ जाता है। उसके बाद फिर ये हेरात एक जगह थी, इसने हेरात पर आक्रमण किया और हेरात पर आक्रमण करने के बाद वहां पर इसने अपने आप को स्टेब्लिश किया और वहां का शासक बना। उसके बारे में इसने अपनी किताब में जिक्र किया है, बाबरनामा में, कि वहां के लोग बड़े बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिजीवी थे और बहुत ही कमाल के वहां के लोग कवि हुआ करते थे। उसने अपने बारे में लिखा कि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा और साहित्य की जो रचना मैंने करनी सीखी, मुझे वहीं से इसकी प्रेरणा मिली, क्योंकि इसने एक नई शैली भी खोजी थी जिसे मुबैयान शैली कहते थे। मुबैयान शैली कहते थे, ये बाबर की खोज थी, मुबैयान शैली। उसके बाद अब ये काबुल पर नजर गड़ाए बैठा था और फिर दोबारा इसने काबुल पर 2 साल के बाद फिर दोबारा काबुल पर अधिकार कर लिया। 1510 में इसने काबुल पर फिर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद अब ये मन ही मन भारत पर आक्रमण करने की सोच बैठा, क्योंकि बहुत शिद्दत से ये जान रहा था कि भारत मेरे कब्जे में आ जाए तो एक लंबा शासन मिलेगा, धन लूटने को मिलेगा और धर्म का प्रचार, इस्लाम का प्रचार करने का मौका मिलेगा, स्थान मिलेगा। इस तरह दोस्तों इसने अब ठाना कि भाई हमें आक्रमण करना चाहिए भारत पर। इसने भारत में आने से पहले 1526 में आने से पहले इसमें भारत पर 5 बार आक्रमण कर दिए थे। भारत की सीमाओं के आसपास इसने 5 बार आक्रमण किए थे। वो कौन कौन सी जगह थी जहां इसने 5 बार आक्रमण किए थे? तो यहां देखेंगे 5 बार ये ऑलरेडी भारत पर आक्रमण कर चुका था। तो इन 5 आक्रमणों में से तो यहां देखेंगे आप, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये पाकिस्तान है। आजकल तो ये पाकिस्तान है, लेकिन उस वक्त ये पाकिस्तान नहीं था, ये उस वक्त भारत था। और उसके बाद ये इस इलाके में यहां पर इसने 5 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण इसका बाजौर में हुआ, जो बाजौर लगभग यहां पर हुआ करता था, और 1518 में इसने बाजौर पर आक्रमण किया। 1518 में इसने आक्रमण किया, 1518 में। उसके बाद दोस्तों यहां से लूट लाट के वापस निकल गया। फिर इसने 1519 में फिर आक्रमण किया पेशावर पर, जो आजकल पाकिस्तान में है। पेशावर पर आक्रमण किया और पेशावर पर आक्रमण करने के बाद यहां से भी लूट लाट कर ये बाहर निकल गया। उसके बाद दोस्तों फिर इसने 1520 में सियालकोट पर आक्रमण कर दिया। ये सभी जगह आजकल पाकिस्तान में है। सियालकोट पर आक्रमण कर दिया। जब इसने सियालकोट पर आक्रमण किया तो यहां से उसे विशाल धन मिला, काफी धन मिला और तमाम धन को लूट कर यहां से निकल गया।
उसके बाद दोस्तों इसने 1520 के बाद फिर 1520 के आखिर में जाकर फिर एक आक्रमण किया इसने लाहौर। लाहौर जानते ही आज आजकल कहाँ है, पाकिस्तान में है। लाहौर पर आक्रमण किया 1520 में, और उसके बाद आखिर में इसने फिर 1520 में ही दीपालपुर पर आक्रमण किया। इस तरह 1526 आने से पहले पहले ही ये भारत पर 5 आक्रमण कर चुका था। 1518 में, 1519 में, 1520 में, 1520 में और 1520 में, इस तरह 5 आक्रमण ऑलरेडी कर चुका था। अच्छा, भारत के बारे में इसने पहले से सुन रखा था। क्या सुन रखा था भाई भारत के बारे में इसने पहले से? भारत के बारे में इसने सुन रखा था कि भारत बड़ा धनाढ्य देश है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, सोने की चिड़िया है। तो इसे कैसे पता चला? तो इसे पता चला अपने दादा, जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर जो लंग था, इसके बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। तैमूर लंग दरअसल भारत में 1398 में आक्रमण करता है, और उस जमाने में, उस समय में भारत में जो शासन चल रहा था वो तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का शासन था, बड़ा बर्बर व्यक्ति था ये तैमूर लंग, लंगड़ा था ये, इसलिए इसे लंग कहते थे। तो तैमूर लंग का ही तो ये वंशज था बाबर। तो इसने अपने परदादा से सुना हुआ था कि भारत बहुत अमीर देश है और वहाँ लूट के लिए बढ़िया ऑप्शन है, जिहाद फैलाने के लिए भी बढ़िया ऑप्शन मिलेगा, बढ़िया स्थान मिलेगा, और लूटने के लिए भी वहाँ पर बहुत कुछ माल है। ऐसा इसने तैमूर लंग से सुना था। तैमूर लंग अपने भांजे के साथ, इधर से उसका भांजा, इधर से तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। और जब भारत पर आक्रमण करता है तो दिल्ली तक आते आते उसने जितने भी हिंदू गांव पड़े थे रास्ते में, उन तमाम हिंदू गांवों से उसने कहा कि भाई अपना धर्म परिवर्तन करो। जो भी गांव ने धर्म परिवर्तन किया उसे उसने धन दिया, उनकी सहायता की, और जिस गांव ने धर्म परिवर्तन नहीं किया उसके पूरे गांव को आग लगा दी, लोगों को बंदी बना लिया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, फसलें उजाड़ दी। इस तरह बंदी बनाते बनाते वो आगे बढ़ रहा था। बड़ा क्रूर और बर्बर शासक था। इसकी क्रूरता की निशानी देखिए। एक जगह गांव वाले जो थे, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने बड़ी आवभगत की इसकी। तो इसने कहा भाई मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, उपहार देता हूँ, और इसने 2000 हिंदुओं को जिंदा ही मस्जिद में चिनवा दिया और उन्हें एक नई मस्जिद बना के दे के आया। इतना बर्बर और क्रूर शासक था जिसका नाम था तैमूर लंग। आगे बढ़ता जा रहा था। बढ़ते बढ़ते दिल्ली पहुंचने से पहले इसने क्या किया, 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया। 1 लाख हिंदू ये ऑलरेडी बंदी बना चुका था दिल्ली पहुंचने से पहले। और जब दिल्ली पहुंचने से पहले 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना चुका था, तो इसके मंत्रियों ने कहा कि अब हम इन लोगों का क्या करें, क्योंकि यदि इन्हें संग रखा गया तो युद्ध में इन्हें संभालेंगे क्या, युद्ध करेंगे। तो अंत में मंत्रियों के साथ मंत्र न करके, और इसने उन 1 लाख लोगों को लाइन में खड़ा करके, जो हिंदू थे, तमाम को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। आप समझ सकते हैं कितना क्रूर शासक था, जिसका नाम था तैमूर लंग। इसी का वंशज था ये बाबर, जिसे कहते थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, 5 युद्ध किनारे किनारे पर भारत में कर चुका था। जो मैंने आपको बताया 1519 से शुरू किए थे इसने ये युद्ध, और ये 1520 तक इसने अपना कर लिए थे। 18 से शुरू किए थे, और उसके बाद अब ये भारत में घुसना चाहता था। इसके जो इरादे थे कि भारत में घुसकर अंदर शासन किया जाए, अब लूट से काम नहीं चलेगा, भारत में शासन किया जाए। तभी दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में उदयपुर एक जगह है जिसे झीलों का शहर कहते हैं, उदयपुर। कौन सी जगह भाई? उदयपुर। उदयपुर जगह है। यहाँ पर एक शासक रहा करता था जिसका नाम था रायमल। रायमल शासक था, सिसोदिया वंश का शासक था। सिसोदिया वंश का शासक था रायमल। और रायमल का एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ये रायमल का छोटा पुत्र था, और उदयपुर मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा रायमल का छोटा पुत्र था, ये यहाँ का शासक था। ये मन में ठाने बैठा था क्यों नहीं
दिल्ली में हिंदुओं का शासन किया जाए और धीरे धीरे पूरे भारत में हिंदुओं का शासन किया जाए। ऐसा सपना पाल के बैठा था जिसका नाम था राणा सांगा। अब दोस्तों राणा सांगा इस सपने को पाले बैठा था। इसी सपने को पाले बैठा जब राणा सांगा, तो राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, ये यहाँ पर दिल्ली में शासन कर रहा था। दरअसल 1210 से शुरू हुआ था सल्तनत काल। ये जो सल्तनत काल है ये 1210 से शुरू हुआ और 1526 तक सल्तनत काल चला। 1526 तक सल्तनत काल चला और इस 1526 में जो आखिर में सल्तनत काल का वंश था उसका नाम था लोदी वंश। इस लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा ज्यादा था, घमंडी था और अपने मंत्रियों को साथ लेकर नहीं चलता था। इसे लगता था कि मंत्री छोटे मोटे लोग हैं और मुझे कोई सलाह देने में सक्षम नहीं है, मैं इनसे सबसे बेहतर हूं, ऐसा उसे लगता था। अपने चाचा आलम खान लोदी से और दौलत खान लोदी अपने सेनापति से उसने बिगाड़ ली। और जब बिगाड़ी तो इन दोनों ने मनी मन ठान लिया कि भाई इब्राहिम लोदी का खात्मा करना है, इब्राहिम लोदी को समाप्त करना है, ऐसा इन दोनों ने ठाना। और इन्होंने पत्र व्यवहार कर दिया बाबर के साथ। बाबर के साथ पत्र व्यवहार किया इन दोनों ने, एक उसके चाचा ने और एक उसके सेनापति ने। इधर हमारे राणा सांगा ये पाले बैठे थे कि भाई भारत में हिंदुओं का शासन किया जाए। तो इसने सोचा कि क्यों ना इन मुस्लिमों को दोनों को भिड़ा देता हूँ, इधर से इब्राहिम लोदी और इधर से आपका बाबर, दोनों को भिड़ा देता हूँ और इसके बाद ये लूट लाट के यहाँ से चला जाएगा। ऐसा लग रहा था उसे जैसे ये पहले 5 बार लूट के चला गया, अब की भी आएगा लूट के चला जाएगा। उसने भी पत्र भेज दिया बाबर, राणा सांगा ने, और बाबर से कहा कि लूटना है तो इब्राहिम लोदी को लूट ले और उसके बाद यदि तू हारता है तो तुझे सहायता की जरूरत पड़े तो मैं तेरी सहायता कर दूंगा, ऐसा उसने उसे कह दिया। और जब ये सूचना बाबर को मिली तो बाबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों खुशी का ठिकाना नहीं रहा? क्योंकि उस वक्त भारत में यदि कोई टॉप ताकतवर शासक था तो वो था राणा सांगा। इसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था। बताया जाता है कि इसने 1000 लगभग युद्ध लड़ लिए थे, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो संग्राम सिंह भी इसे कहते थे। और जब संग्राम सिंह का साथ उसे मिला तो बाबर फूला न समाया खुशी में और उसने अब तुरंत तैयारी कर ली भारत पर चढ़ाई की। कहते हैं कुछ किताबों में लिखा है कि उसके पास 40,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1.5 लाख सैनिक थे। पर ये बात कुछ ठीक सी नहीं लगती। ठीक से इसलिए नहीं लगती क्योंकि 40,000 और कहाँ 1.5 लाख, आसान नहीं है मामला। तो ये सच्चाई से थोड़ी परे बात है। अंत में उसने, खैर जो भी है, वो भारत में आधमका और भारत में आधमका और वो भारत में कहाँ आधमका उस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ। उस जगह का नाम है पानीपत। तो दोस्तों ये रहा आपका पानीपत। तो इस पानीपत के बारे में अब आप देखेंगे तो इस पानीपत ने भारत की दशा और दिशा ही बदल दी। इस पानीपत में भारत के इतिहास में कुछ होने और जा रहा था और इन पानीपत के 3 युद्धों ने भारत में कुछ और कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि बाबर पानीपत में आ रुका। ये आपकी दिल्ली रही और इस दिल्ली से थोड़ी दूरी पर पानीपत में बाबर यहाँ आकर रुक गया। यहाँ आकर बाबर पानीपत में रुक जाता है और पानीपत में रुकने के बाद उसने यहाँ पर चैन से नहीं बैठा क्योंकि वो जानता था वहाँ, ये तो बात फैक्ट है, सही है कि उसके सैनिक कम थे, पर 1.5 लाख और 40,000 ये थोड़ा गड़बड़ सा मामला लगता है। ये कन्फर्म है कि उसके पास सैनिक कम थे। अब वो जानता था कि इब्राहिम लोदी से जीतना आसान तो है नहीं और उसके बाद उसने दिन रात अपनी युद्ध रणनीति में लगाई, दिन और रात। इधर जो दिल्ली में बैठा हुआ था इब्राहिम लोदी का कमाल देखिए, बड़ा आक्रमण्य शासक था। जब उसे पता चला कि भाई बाबर आधमका है तो अपनी सेना लेके, अपना हरम लेके, हरम आप जानते हैं स्त्रियों का एक जमावड़ा होता था, तमाम स्त्रियों को, अपनी सगी संबंधियों को लेकर और अपना पानीपत में जाकर उसने भी डेरा डाल लिया। यहाँ इब्राहिम लोदी ने एक भारी भूल की। यदि इब्राहिम लोदी तुरंत ही बाबर पर आक्रमण कर देता तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को वो हरा देता।
लेकिन बाबर को अपनी युद्ध नीति बनाने के लिए उसने काफ़ी समय दिया। लगभग 20 दिनों तक बाबर यहाँ अपनी रणनीति बनाता रहा और पानीपत के इस छोर पर 20 दिनों तक डेरा डाले हुए इब्राहिम लोदी पड़ा रहा। दोस्तों उसी वक्त क्या हुआ, बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली का यहाँ प्रयोग किया था। ये तुलुगमा युद्ध प्रणाली क्या है, यहाँ बाबर की सेना थी, ये बाबर की सेना थी। उसने अपनी एक टुकड़ी यहाँ अलग निश्चित की, एक टुकड़ी यहाँ निश्चित की और एक टुकड़ी यहाँ रखी और एक टुकड़ी उसने रिजर्व में रखी। यहाँ सेना थी उस व्यक्ति की जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। उसके बाद यहाँ उसने एक गड्ढा खोदा, यहाँ एक तोप लगाई, एक गड्ढा खोदा यहाँ पर, यहाँ एक तोप लगाई, एक गड्ढा खोदा, यहाँ एक तोप लगाई। इन गड्ढों में उसने काट काट के, रात भर सैनिक काम करते थे, गड्ढों में काट काट कर उसने पेट डाल दिए। और पेट डालने के बाद फिर दोस्तों हुआ ये कि उसने तोप को और गड्ढों के इन हिस्सों को चमड़े की रस्सी से बांध दिया और उसके बाद रात के समय इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। इस सेना की टुकड़ी ने इधर से, इस सेना की टुकड़ी ने इधर से, और ये जो रिजर्व टुकड़ी थी ये अपना इसका ख्याल रखी हुई थी। ये टुकड़ी यहाँ थी और ये रिजर्व थी और इस रिजर्व टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था स्वयं बाबर। और उसके बाद रात के समय इस पर भीषण आक्रमण किया और सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया। तो लगभग 2.5 घंटे में इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना को तहस नहस कर दिया जिसका नाम था बाबर। इस तरह दोस्तों बाबर ने 1526 का पानीपत का युद्ध जीत लिया। अब आता है कि भाई पानीपत का युद्ध बाबर ने जीता और इब्राहिम लोदी हारा। तो इब्राहिम लोदी हारा क्यों और बाबर जीता क्यों? तो इसका मेरे द्वारा जो विश्लेषण लगता है, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली गलती तो इब्राहिम लोदी ने ये की कि इब्राहिम लोदी ने बाबर को अपनी रणनीति बनाने के लिए टाइम दे दिया। बाबर यहाँ नया था, ना ही उसे यहाँ के रास्ते पता थे, ना कुछ था। उस पर तुरंत आक्रमण करना चाहिए था। पहला पॉइंट तो ये कि उसे समय दे दिया गया इब्राहिम लोदी के द्वारा बाबर को। एक हार का कारण ये रहा। दूसरा हार का कारण ये कि उसने अपने जो खास सगे संबंधी थे उनसे बिगाड़ रखी थी और उन्होंने बाबर का साथ दिया, ना कि इब्राहिम लोदी का साथ दिया। तीसरी बात ये कि ये अपने आप को उस युद्ध नीति में ढाले हुए था जिस युद्ध नीति में भारत के राजपूत राजा ढाले हुए थे कि भाई आमने सामने से युद्ध करेंगे, दिन में युद्ध करेंगे। इससे ऐसा अंदाजा कतई नहीं था कि बाबर रात को भी आक्रमण कर सकता है। एक युद्ध हारने का कारण ये रहा। अब दोस्तों 1526 का युद्ध हार जाता है और जब 1526 का युद्ध इब्राहिम लोदी हार जाता है तो दरअसल इब्राहिम लोदी मुसलमान था और इब्राहिम लोदी मुसलमान था और बाबर भी मुसलमान था। जब दोनों मुसलमान थे तो अब उस पर उसे दया आई इब्राहिम लोदी को और इब्राहिम लोदी पर दया आई बाबर को और उसने उसकी यहाँ पर कब्र बनवा दी। इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत में है। यदि क्वेश्चन आ जाए इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ है तो आप बताएंगे पानीपत में इब्राहिम लोदी की कब्र है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, इब्राहिम लोदी दरअसल ये अफगानिस्तानी लोग थे और उसके बाद इसके वंशज अभी बचे हुए थे तो बाबर का वो इधर उधर से पीछा कर रहे थे। अब साल भर हो गया बाबर को यहाँ दिल्ली में डेरा जमाए हुए और तभी क्या हुआ, तभी दोस्तों ये हुआ कि अब उसे ख्याल आया उस व्यक्ति का जिसने उसे भरोसा दिया था कि मैं तुम्हें सहायता दूंगा और वो सहायता दूंगा मैं पानीपत के पानी का मतलब युद्ध में जो भी आप युद्ध करेंगे भारत में उसमें। लेकिन ना ही तो राणा सांगा ने संपर्क किया बाबर से और ना ही बाबर ने राणा सांगा से संपर्क किया। और दोस्तों हुआ ये कि अब उसे लगने लगा था बाबर को कि राणा सांगा से युद्ध करना अवश्यंभावी है। वो जानता था कि भारत में यदि कोई शक्ति ताकतवर है तो वो राजपूत राजा है। इन राजपूत राजाओं को यदि नहीं हराया गया तो ये जो पानीपत में मैंने 21 तारीख को 21 अप्रैल 1526 में जो कारनामा किया है, इस 1526 के कारनामे का कोई फायदा नहीं होगा। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो दोस्तों हुआ ये कि अब
उसने ठान लिया कि अब युद्ध लड़ा जाए, और युद्ध लड़ा जाए किससे? उस व्यक्ति से जिसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा से युद्ध की अब उसने ठान ली। तो दोस्तों हुआ ये कि राणा सांगा इतना ताकतवर था कि बाबर की सेना ने जब उसकी चर्चा सुनी सैनिकों ने कि भाई उनके सैनिक बहुत ताकतवर हैं और उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, एक भी युद्ध हारा नहीं है, तभी दोस्तों हुआ ये कि अब उसकी सेना ने युद्ध करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम राणा सांगा के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। बाबर बहुत कमाल का व्यक्ति था। बाबर बहुत सारे युद्ध हारा था, बहुत सारे युद्ध जीता था, बहुत सारी खुशियां देखी थी उसने, बहुत सारे दुख देखे थे। तो जानता था सेना को कैसे मैनेज करना है, कैसे इमोशनल अपने वे में फंसाना है सेना को। अब उसने सैनिकों से कहा ठीक है भाई। उसने एक सिंहासन बनाया ईंटों का, और सिंहासन पर जो शराब जिन बर्तनों में पीता था, वो जाम पीता था, उन बर्तनों को साथ लेकर, शराब को साथ लेकर उस चबूतरे पर चढ़ गया। और उस चबूतरे पर चढ़कर जाकर बाबर ने भाषण देना शुरू कर दिया और कहा कि भाई दोस्तों, मैं यहाँ पर आया था जिहाद के लिए। कुफरों को, कुफर हम हिंदुओं से ये कुफर कहते हैं, काफिरों को मैं सबक सिखाने आया था, कुफरों को सबक सिखाने आया था, और मैं यहाँ पर जिहाद फैलाने आया था। मैं यहाँ कोई जीत के मकसद से नहीं आया था। तुम जाना चाहते हो जाओ, मैं अकेला भी यहाँ इन काफिरों से लड़ूंगा, और आज के बाद मैं ना कोई शराब पीऊंगा। आज मैं तुम्हारे सामने बर्तन तोड़ता हूँ, क्योंकि इस्लाम में शराब मदिरापान का निषेध है। और उसके बाद उसने कहा कि आप सबको, सभी सैनिकों को छूट है, तो में से कोई भी जाना चाहे तो जा सकते। सैनिक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, और तुरंत उसके इमोशनल अत्याचार में फंसे, और उन्होंने तुरंत बाबर के साथ जीने मरने की कसम खाई। और दोस्तों 1527 में युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच जब 1527 में युद्ध होता है, तो तभी इस युद्ध में बहुत कमाल की बात यह रही कि इस युद्ध में राणा सांगा इतना ताकतवर था कि इसे कतई नहीं लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा। एकदम नहीं लग रहा था इसे मैं जीत जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि राणा सांगा की सेना इस पर हावी हो रही थी, और तभी क्या हुआ, राणा सांगा अचानक घायल हो गया। जब राणा सांगा घायल हुआ, तो यहाँ उसके सैनिकों ने गलती कर दी, जो उसके अंगरक्षक थे उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि युद्ध चल रहा था और युद्ध वो जीतने वाले थे। तो घायल को उस वक्त थोड़ी 2-4 घंटे और वो युद्ध मैदान में बनाए रखते तो इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन उसके सैनिक उसे युद्ध मैदान से हटा ले गए, और जब बाबर की सेना को इसकी सूचना मिली तो वो बड़ी ताकत से और लड़े, और अंत में 1527 में बाबर को विजय मिली और राणा सांगा को हार मिली। 1 साल के बाद राणा सांगा के अपने ही लोगों ने, सिपहसालारों ने, मंत्रियों ने जहर देकर राणा सांगा को मार दिया। बाबर का जो सबसे बड़ा कांटा था वो 1528 में निकल गया। 1527 में युद्ध जीता था और 1528 में मर गया। अब बाबर को भारत से निकालने वाला कोई नहीं था, ऐसा बाबर के मन में विचार आया कि अब मुझे भारत से कोई बाहर नहीं कर सकता, अब मैं अजय हूं भारत में। और उसके बाद उसने अब यहाँ से धीरे धीरे शासन को बढ़ाना शुरू किया। पर वो जानता था जब तक भारत से राजपूत शक्ति का समूल नाश नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में टिकना संभव नहीं है। और उसके बाद दोस्तों अब उसने क्या किया, जो मैत्री राय था, ये मैत्री राय राणा सांगा के साथ मिलकर लड़ा था। मैत्री राय राणा सांगा के साथ मिलकर लड़ा था, और इसी युद्ध में राणा सांगा का साथ भी दिया था उसने 1527 के युद्ध में। और उसके बाद हुआ ये कि अब मैत्री राय को हराने के लिए वो बाबर निकल जाता है, और चंदेरी नामक एक जगह होती है, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। चंदेरी नामक जगह पर बाबर और मैत्री राय के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और मैत्री राय को मार देता है। अब दोस्तों 1528 आता है, और 1528 में अब यहाँ से एक और कमाल देखेंगे। वो कमाल ये कि 1528 में आते आते बाबर अपने आप में
ऐसा लगने लगा बाबर को कि अब मुझे कोई यहाँ हराने वाला नहीं है, कोई हराने वाला नहीं है। और उसके बाद अब बाबर यहाँ से अच्छा 1527 में तो युद्ध किया था उसने राणा सांगा से, और 1528 में युद्ध किया उसने मेदिनी राय से। अब आता है 1529। 1529 आते आते अभी आपने देखा था कि भाई जो 1529 है, इस वक्त आते आते जो आपके इब्राहिम लोदी के वंशज बचे थे वो छुप कर इस पर वार कर रहे थे, कहीं से भी नुकसान पहुंचा रहे थे। अंत में इसने 1529 में घाघरा नामक जगह पर उन सभी को घेरा, और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जो इब्राहिम लोदी के वंशज थे। अब दोस्तों ये हुआ कि 1529 में घाघरा के युद्ध में उन तमाम को इसने हरा दिया। अब इसके लिए इसको चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। इन तमाम शक्तियों का जिक्र इसने अपनी किताब में किया है, जिसका नाम है बाबरनामा। उस बाबरनामा में इसने इन तमाम शक्तियों का जिक्र किया है कि भारत में ये तमाम शक्तियां बहुत ही ताकतवर थी। बाबरनामा, जैसे तुजु के बाबरी, आइन बाबरी, इसी के पार्ट्स हैं ये। इसने स्वयं इसे तुर्की भाषा में लिखा था, चगताई भी कहते हैं इसी भाषा को, चगताई या तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में अकबर के नवरत्नों में से एक था जिसका नाम था रहीम खाने खाना, उसने इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों यहाँ से बाबर अब अपने शासन को सुदृढ़ करने की सोचता है, और तभी उसे अपने काबुल की याद आती है। आप जानते हैं अफगानिस्तान की राजधानी कौन है भाई? काबुल। तो मैं अब आपको थोड़ा सा उधर लेके चलता हूँ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की याद आती है उसे, और काबुल में जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये रहा भाई आपका काबुल, जो पाकिस्तान की बगल में है। तो यहाँ से दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये जाने के लिए ठान लेता है, और तभी क्या होता है, तभी इसके 4 पुत्र थे बाबर के। एक हुमायूं नाम से था, हुमायूं। एक कामरान था, एक अस्करी था, हुमायूं, कामरान, अस्करी, और एक हिंदाल था। ये 4 पुत्र थे, और एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये मुख्य इसकी संतान थी। अब इसने अपने बड़े बेटे जिसका नाम था हुमायूं से कहा कि भाई तुम सत्ता संभालो, मैं काबुल होके आता हूं, ऐसा इसने कहा। और उसके बाद ये काबुल के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी इस रास्ते में सूचना मिलती है कि हुमायूं बहुत सख्त बीमार हो गया है, और उसके बाद फिर रास्ते से ही लौट आता है। काबुल नहीं पहुंच पाता है अपने अंतिम दिनों में, और ये वापस लौट आता है। और वापस लौट कर ये जब भारत आता है, तो भारत में आने के बाद ये आगरा में पहुंच जाता है। आगरा में हुमायूं था, दिल्ली और आगरा दोनों इनके कब्जे में थे। आगरा में पहुंच जाता है, और आगरा में पहुंचने के बाद दोस्तों ये अपनी आवाम से आह्वान करता है कि भाई सभी हुमायूं के लिए दुआ करें, हुमायूं के लिए दुआ करें सभी के सभी, क्योंकि हुमायूं बहुत सख्त बीमार है। और उसने स्वयं भी प्रे की कि भाई अल्लाह मेरे हुमायूं को ठीक कर दे, इसकी कुछ समस्याएं हैं, इसके कुछ दुख हैं, तो वो मुझे दे दे। और दोस्तों हुआ भी यही। अंत में हुआ ये कि 1530 में बाबर मर जाता है। 1530 में बाबर मर जाता है। 26 दिसंबर तारीख थी, 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर को बाबर मर गया। और उसके बाद ये भाई आपका बाबर 26 दिसंबर को ये डेट लिखी हुई है यहाँ पर, 1530 में बाबर मर जाता है। जब 1530 में 26 दिसंबर को बाबर मरा, तो 4 बेटों में कुछ गड़बड़ रही होगी। क्योंकि 30 दिसंबर तक सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था। इसका मतलब है इन 4 दिनों में कुछ न कुछ गड़बड़ रही थी। 26 दिसंबर को बाबर मरा, और बाबर को शुरुआत में आगरा में ही दफना दिया गया। आगरा में बाबर का मकबरा बना दिया गया। और फिर 30 तारीख को या 30 दिसंबर को
हुमायूं जो बाबर का बेटा था, बड़ा बेटा था, हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक बन जाता है। दूसरा शासक हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक बनता है। अब बाबर के बारे में कुछ खास खास पॉइंट देखें तो पहली बात बाबर की ये कि बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। यदि मुगल वंश का कोई संस्थापक भारत में है तो उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दरअसल उसका नाम रियल में जहीरुद्दीन मोहम्मद ही था, पर चगताई जो लोग थे वो थोड़े असभ्य थे और ऐसा कहते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, तो समझ नहीं इतना लंबा नाम ले नहीं पाते थे इसका, तो शॉर्ट में से बाबर कहते थे। बाबर एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। अपनी वर्जिश करने के लिए चढ़ाई पर बड़े लगभग दो भारी सैनिकों को अपने कंधों पर बैठाकर और चढ़ा करता था, उतरा करता था। ताकतवर तो था ये व्यक्ति। और उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि बाबर ने एक कमाल तो ये किया कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा कमाल ये कि मुगल वंश में पहला व्यक्ति ये रहा जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा। दूसरा, भारत में तोपों का प्रयोग या बारूद का प्रयोग भारत में करने वाला ये व्यक्ति था। तोपों का प्रयोग कहें या बारूद का प्रयोग करने वाला ये पहला व्यक्ति था, बाबर जिसे कहते हैं हम, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था 1526 में, तो ये बड़ा खुश था क्योंकि दिल्ली जीत ली थी इसने। तो इसने काबुल में एक एक दिनार, एक एक सोने का सिक्का बंटवाया था हर व्यक्ति को काबुल में। इसलिए इसे कलंदर होता है दानी, गाजी या कलंदर या दानी की उपाधि धारण की थी इसने एक नापने का गज भी चलाया था और ये स्वयं कविताएं लिखता था। और इसने एक नई पद्धति खोजी थी जिसे मुबैयान शैली कहते थे। मुबैयान शैली का ये स्वयं रचनाकार था। मुबैयान शैली क्वेश्चन आता है, मुबैयान पद्धति किसने लिखी? तो वो थी बाबर ने लिखी। दूसरी बात दोस्तों, बाबर का कमाल ये रहा कि बाबर की जो बेटी थी वो भी पढ़ी लिखी थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ये वही गुलबदन बेगम है जो अपने भाई की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखेगी और भाई का नाम है हुमायूं। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखेगी। तो इस तरह भाई बाबर का अंत हुआ। ये था दोस्तों आपका बाबर, जो उमर शेख मिर्जा का पुत्र था और दो वंशों से मिलकर ये वंश बना था। एक तैमूर वंश और दूसरा वंश था आपका भाई दोस्तों जिसे कहते हैं हम, जिसे हम कह सकते हैं भाई दूसरा वंश आपका था जिसे नाम देते हैं हम मंगोल वंश। अब यहां से भाई दोस्तों आपका हुमायूं चलेगा। हुमायूं की कहानी यहां से चलेगी। अब बहुत ध्यान से सुने हुमायूं की कहानी। मजा आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताएं, अच्छा लग रहा है तो। दोस्तों हुमायूं बड़ा बेटा था बाबर का और 6 मार्च 1508 को ये काबुल में जन्मा था। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। एक बार दिखाता हूँ आपको काबुल, ये रही भाई आपकी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पर जन्म हुआ था बाबर का। ये भाई आपका काबुल है, ये काबुल। यहाँ पर आपके हुमायूं का जन्म हुआ, बाबर के बेटे हुमायूं का जन्म हुआ था अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। हुमायूं दरअसल एक अच्छा शासक था, पढ़ा लिखा था, अच्छा शासक था। कुछ अवगुण थे इसमें और वो अवगुण था अफीम का सेवन करना। इसके हुमायूं को देखें तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं का कमाल ये रहा कि हुमायूं का जब जन्म हुआ था उस वक्त बाबर धक्के खा रहा था इधर से उधर और तब इसका जन्म हुआ था। तो बाबर इस पर बहुत ही प्यार, इसके जन्म के बाद फिर धीरे धीरे उसे काबुल मिल गया था और जिंदगी सुधरने लगी थी उसकी। तो बाबर इस पर बहुत प्यार बरसाता था। 1508 में काबुल में इसका जन्म हुआ, अफगानिस्तान की राजधानी, 6 मार्च को। और उसके बाद दोस्तों हुमायूं जब बाबर मरा था तो हुमायूं को समझा के गया था कि अपने तीनों भाइयों का ख्याल रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना,
पर उसने ये नहीं कहा था उससे कि उनको राज बांट देना, सिर्फ इतना कहा था कि उन भाइयों का ख्याल रखना। लेकिन हुमायूं बहुत ही अच्छा भाई था और अच्छा बेटा था। हुमायूं ने अपना शासन तीनों भाइयों में बांट दिया और दिल्ली और आगरा का शासन, भारत का शासन अपने हाथ में रखा। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल रही। सबसे बड़ी भूल रही हुमायूं के जीवन की यही, क्योंकि हुमायूं ने गलती की, भाइयों पर प्यार बरसा था, अच्छी बात है, लेकिन शासन की बागडोर अपने पास रखता। लेकिन उसने, दरअसल चारों भाई अलग अलग माओं से पैदा थे, तो एक दूसरे से प्यार तो था ही नहीं उनमें। पिता इनका एक था, माँ सबकी अलग अलग थी। अब दोस्तों हुआ ये कि हुमायूं शासन करने लगा और 1530 में इसका शासन शुरू हुआ। 1530 में शासन करता रहा। इसके सेना में एक फरीद नाम का व्यक्ति था। थोड़ी सी कहानी में यहाँ से अलग से ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा ध्यान दें। फरीद, एक दिन फरीद ने शेर मार दिया, तब से उसे शेर खां कहने लगे। ये जो फरीद था, इसके पिता की ये उस संतान, इसके पिता की 2 पत्नियां थीं, तो ये जो बड़ी पत्नी थी इसके पिता की, उससे ही था। अब वो मर जाती है तो इसका पिता इस पर ख्याल रखता नहीं था, नई वाली पत्नी इसको दुत्कारती रहती थी, तो फरीद ने घर छोड़ दिया था। बचपन में ही घर छोड़ दिया था, तो दिन रात ठोकरें खा रहा था, तो उन ठोकरों से इसने बहुत कमाल का सबक सीखा था। ऐसे कहते हैं जिंदगी में 2 पहलू आते हैं, एक पहलू दुखों से भरा होता है और एक सुखों से भरा होता है। आते सबके जीवन में, किसी किसी के जवानी में दुख होते हैं तो बुढ़ापे में सुख मिलते हैं, जिनको दुख बुढ़ापे में मिलते हैं तो उन्हें जवानी में सुख मिलते हैं, तो दोनों आते जरूर हैं। ये नहीं कि जीवन भर सुखी रहता है इंसान या जीवन भर दुखी रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1530 में जब हुमायूं शासक बना तो अपने भाइयों को राज बांटकर दिल्ली और आगरा का शासन करने लगा। अफीम का सेवन करता था ये, और अफीम का सेवन करने से इसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर थी थोड़ी सी डिले होती थी। इसने फरीद को अपनी सेना में सैनिक बना लिया। सैनिक तो दरअसल बाबर के समय से ही था, बाबर ने समझाया था इसे, ध्यान रखना ये बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है। अंत में हुआ ये कि इसने इसे बिहार का गवर्नर बना दिया, फरीद को, शेर खां जिसे कहते थे। और धीरे धीरे जो फरीद था, जिसका नाम मैं शेर खां ले रहा हूं, यही शेर खां आगे चलकर शेरशाह सूरी बनेगा। बहुत ध्यान रखना है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी बनेगा यही व्यक्ति आगे चलकर, यही फरीद शेर खां शेरशाह सूरी बनेगा। अब ये फरीद अपनी धीरे धीरे बिहार में शक्ति बढ़ाता रहा। जब ये बिहार में अपनी धीरे धीरे शक्ति बढ़ाता रहा, तो अब उसके बाद हुआ ये कि बिहार में जब ये शक्ति बढ़ा रहा था, तभी एहसास हुआ इसको, जिसका नाम था भाई, जिसे हम कहते हैं हुमायूं। अब इसने अपना दिल्ली से निकाला, आगरे से निकाला अपना, और उसके बाद ये बिहार की तरफ चला। सबक सिखाना चाहता था ये उस व्यक्ति को जिसका नाम था शेर खां। शेर खां भी जानता था बेटा सेना मेरे पास बहुत कम है, इसके पास बहुत विशाल सेना है। दोस्तों हुआ ये कि शेर खां ने एक नदी थी, उस नदी के दूसरी पार निकल गया अपनी सेना लेके, और एक किनारे पर शेर खां जा रहा था, दूसरे किनारे पर ये हुमायूं चला था अपनी सेना लेके। बरसात के दिन थे। हुआ ये कि शेर खां ने मौका देखा और उसके बाद जहां झील थी वहां एक पत्र भेजा और इससे कहा कि आप यहीं डेरा डाल लो, मैं आपकी बराबरी करने वाला नहीं हूँ, मैं आपका एक छोटा सा सैनिक हूँ, सेवक हूँ, जो भी मैं माल मैंने इधर उधर से कमाया मैं सब आपको सौंपने को तैयार हूँ। नदी में अभी थोड़ी बाढ़ है, बाढ़ कम हो जाएगी तो मैं आपको ये सारा माल सौंप दूंगा। उसके बाद हुमायूं उसके झांसे में आ गया और उसने यहाँ पर डेरा डाल दिया, तंबू लगा लिए। इत्तेफाक देखिए, या तो इसे हुमायूं का भाग समझिए, दुर्भाग्य समझिए, और शेर खां का फ्यूचर समझिए, अच्छा ब्राइट फ्यूचर। हुआ ये कि उसी रात भारी वर्षा हुई और बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में इसके सारे तंबू बह गए, तोपखाना बह गया, और उसके बाद इसके सैनिक तैरना जानते थे, और उसके बाद तैर कर रात को ही उन्होंने आक्रमण कर दिया। हुमायूं को तैरना भी नहीं आता था। हुमायूं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से लौटकर दिल्ली भागा। एक मल्लाह ने उसकी जान बचाई थी। मल्लाह को उसने कहा था भाई तो दिल्ली आना, तुझे एक दिन का मैं बादशाह बनाऊंगा।
जान बचाकर जैसे तैसे वो दिल्ली आ जाता है। और ये जगह जब युद्ध हुआ तो 1539 थी। 1539 में ये युद्ध हुआ जिसे चौसा कहते हैं। चौसा नामक जगह थी। इस युद्ध स्थल का नाम था चौसा। दरअसल एक आम की प्रजाति है चौसा, उसी चौसा की बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैदावार होती है। तो ये चौसा की जगह पर ही बिहार में है, वहाँ ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बुरी तरह से हार कर लौट गया दिल्ली, जिसका नाम था हुमायूं। जब हुमायूं लौट गया दोस्तों, तो अब यहाँ से कहानी बढ़ती है। अब यहाँ पर अपनी ताकत फिर बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसका नाम था शेर खां, जिसे हम नाम देंगे फरीद और आगे चलकर नाम देंगे उसे शेर शाह सूरी। दोस्तों यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में अब यहाँ से और कमाल ये होगा कि अब यहाँ दोबारा से सेना इकट्ठी करता है आपका हुमायूं। और दोबारा से सेना इकट्ठी करके हुमायूं 1540 में, इसे बिलग्राम भी कहते हैं, बिलग्राम या कन्नौज कहते हैं। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है। और इस 1540 के युद्ध में भी इसने फिर दोबारा वही भूल की। जो भूल इसने 1539 में की, वही भूल इसने दोबारा वहाँ कर्मनाशा नदी के किनारे की, यहाँ गंगा नदी के किनारे, दोनों जगह वही भूल की। और उसके बाद आपके तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इस युद्ध को फिर दोबारा से हार जाता है और हार कर फिर दोबारा दिल्ली की तरफ भागा। लेकिन अब यहाँ पर शेर खां इसे बख्शने के मूड में नहीं था। दोस्तों यहाँ से आगे अब बढ़ता है, शेर खां इसके पीछे पीछे दिल्ली की तरफ बढ़ता है और ये धीरे धीरे इसके पीछे चलता है। जब हुमायूं को पता चला कि शेर खां पीछे पीछे आ रहा है, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी बनेगा, तो हुमायूं के पास अब बहुत बड़ी सेना रही भी नहीं थी। अब वो राजस्थान की तरफ भाग जाता है। जब राजस्थान की तरफ भाग जाता है तो यहाँ पर एक राणा वीर साल इसका मित्र हुआ करता था। राणा वीर साल के यहाँ अमरकोट में राणा वीर साल के यहाँ ये रुकता है। अमरकोट में यहाँ राणा वीर साल के यहाँ रुक जाता है। अच्छा, इससे रुकने से पहले ये एक जगह राजस्थान में एक हाजी के यहाँ रुकता है। हाजी की जो बेटी थी उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा, अभी तो हमीदा बानो था क्योंकि बेगम अभी बनी नहीं थी, हमीदा बानो थी। तो हमीदा उस हाजी की बेटी थी। तो हाजी के पास मस्जिद में रहा कुछ दिन। तो उससे जब इसके नैन मिले तो अंत में उसने हाजी से कहा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। तो हमीदा बानो से भी निकाह हो गया इस व्यक्ति का, जिसका नाम था हुमायूं। तो दोस्तों हुमायूं हमीदा बानो से विवाह करके 2-3-4 महीने वहाँ रहा। तभी सूचना मिली शेर शाह सूरी को, अर्थात फरीद को या शेर खां को, कि वो वहाँ पर है राजस्थान में, और पीछे पीछे राजस्थान में पहुँच जाता है। अब उसके बाद हमीदा बानो को हुमायूं वहाँ से ले जाकर राणा वीर साल के यहाँ अमरकोट में पहुँच जाता है। कुछ दिन अपने मित्र के यहाँ ठहरता है। मित्र से युद्ध करने की ताकत उसकी थी नहीं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी या फरीद कहें या शेर खां कहें, वो उसे युद्ध नहीं कर सकता था। तो वो वहाँ से वापस लौट आता है और दिल्ली और आगरा अपने कब्जे में ले लेता है और शासन करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद यहाँ से अपनी बीवी हमीदा बानो को राणा वीर साल के यहाँ छोड़ जाता है। और राणा वीर साल के यहाँ छोड़कर यहाँ से वापस लौट जाता है, ईरान की तरफ चला जाता है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हुमायूं। और यहाँ 1540 में शासन करने लगता है जिस व्यक्ति का नाम था शेर खां, शेर शाह सूरी के नाम से। तो यहाँ पर सूरी वंश की नींव 1540 में डाली। तो यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश का भारत से ब्रेक कब हुआ। मुगल वंश भारत में 15 सालों के लिए कब खत्म हुआ। तो 15 सालों के लिए मुगल वंश भारत से समाप्त हो जाता है। 1540 से लेकर 1555 तक मुगल वंश का भारत में नामो निशान समाप्त हो गया था। इन 15 सालों तक दोस्तों यहाँ पर जो शासन कर रहा था वो था शेर शाह सूरी के वंशज और शेर शाह शासन करना शुरू करता है 1540 से। 1540 से शेर शाह सूरी शासन करता है। 1545 तक शेर शाह सूरी 5 साल शासन करेगा। 1545 तक दोस्तों शेर शाह सूरी शासन करेगा। और उसके बाद 1545 में बिहार में एक किले पर ही आक्रमण करता है। और जब किले पर आक्रमण कर रहा होता है तो उसने एक तोप का गोला छोड़ा
और वो तोप का गोला ब्लास्ट नहीं होता है और वो किले की दीवार से तोप का गोला टकराता है और ये वापस वहीं आ पड़ता है जहां पर ये खड़ा था और वहां आकर ब्लास्ट होता है। इस तरह इस व्यक्ति का भी अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, जिस व्यक्ति का नाम था शेर शाह सूरी। अब दोस्तों इस शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं कि इसने हमें भारत के इतिहास में इसकी क्या योगदान रहा। तो दोस्तों इसके भारत के इतिहास में इसका योगदान रहा, जो रुपया आजकल हम अपनी करेंसी मानते हैं, इस रुपया शब्द को इसी ने दिया। तो क्वेश्चन आ जाए रुपया चलाने वाला कौन था, तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आता है कि जो शेर शाह सूरी था, इसने एक भूमि की पैमाइश के लिए गज शुरू किया था। भूमि को पैमाइश करने की शुरुआत इसी ने की थी। यदि भूमि में कहीं सबसे ज्यादा सुधार किए गए तो शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि जो शेर शाह सूरी था, ये शेर शाह सूरी था, इसी के भूमि सुधारों को अकबर ने लागू किया था। जो कुछ अकबर ने भूमि में सुधार किए थे, कहा जाता है कंप्लीट नकल थी शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी का जो अगला बहुत बड़ा कमाल था, वो कमाल ये कि जो आपके पेपरों में भी कई बार पूछा जाता है, वो कमाल ये कि इसने जीटी रोड का निर्माण कराया, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं, जिसे आजकल हम हमारे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से जाता है, जिसे पहले NH2 कहते थे, आजकल NH44 कहते हैं। तो ये जो NH44 है, यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे, तो शेर शाह सूरी मार्ग जो है, ये आपके उस व्यक्ति ने शुरू किया था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। इसी को हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इसका नाम जीटी रोड कर दिया था क्योंकि उन्होंने इसमें मरम्मत करवाई थी, सुधार किया था। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल ये होता है कि जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी का अगला कमाल ये कि शेर शाह सूरी अपने आप में शासन को और सेना को बहुत सुदृढ़ करता है। 5 साल शासन करने के बाद ये दोस्तों मर जाता है और उसके बाद 1545 से शेर शाह सूरी के वंशज शासन करना शुरू कर देते हैं। 10 सालों तक शेर शाह सूरी के वंशज शासन करते हैं और 10 सालों से शेर शाह सूरी के वंशज जब शासन करते हैं तो उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि 10 साल के बाद जो यहाँ से भाग के गया था, याद करो कहानी को वापस, जिसका नाम था हुमायूं यहाँ से भागकर वापस गया था और हुमायूं 1555 तक इधर उधर, 1540 से 1555 तक इधर उधर भटकता रहा था और उसने ईरान के शाह से सहायता मांगी और 1555 में वापस लौट कर आया। 1555 में जो वापस लौट कर आया, एक मच्छीवाड़ा जगह है जिसे मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं, मच्छीवाड़ा, और एक सरहिंद, ये 2 युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। और इसमें जो 1555 में 2 युद्ध लड़े, इन युद्धों में शेर शाह सूरी के तमाम वंशजों का खात्मा कर देता है और इस तरह दोबारा से मुगल वंश की नींव डाल देता है। दोबारा से मुगल वंश भारत में आ जाता है 1555 में। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन निकला कि भाई कब से कब तक भारत में मुगल वंश समाप्त हुआ, तो 1545 से लेकर 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 तक मुगल वंश भारत में समाप्त हो गया था। और इस दौरान कौन सा वंश रहा, तो उसका नाम था सूरी वंश, जिस वंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, और फरीद ने एक शेर मार दिया था तो उसे कहने लगे थे हम शेर खां कहने लगे थे उस व्यक्ति को जिसका नाम था ये। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा तुम्हारे कमेंट देख लेता हूँ, क्या क्या तुम कहना चाह रहे हो। तो जो भी कुछ तुम्हारी समस्या है जरा कमेंट करें, सबके सब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ दोस्तों। केशव देव, गुड इवनिंग भाई साहब। निशा सागर, रामकिशन, युग इंडिया। उसके बाद दोस्तों जल्दी से बताएं भाई, कुछ प्रॉब्लम है आपको, कुछ पूछना चाहते हैं। यंग इंडिया भाई, युग नहीं है, यंग इंडिया। तो बताएं कुछ भी ऐसी बात है जो आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं। चौसा का युद्ध बिहार, बिल्कुल ठीक है।
कुछ भी बात आप पूछना चाहें तो बताएं जल्दी से। सोनी रवि भारद्वाज, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। रामकिशन गुड, बहुत अच्छा। लीना ज्योति, सर जो इसी टाइम रोज क्लास लिया करो। दरअसल मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। आज भी लेट हो गया था 5-7 मिनट, पर अब थोड़ा धीरे धीरे रन हो जाएगा ठीक ठाक। केशव देव, हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। शिखा मित्तल गुड, ठीक है भाई शिखा जी। तो अगली क्लास आप किस चीज की करवाना चाहते हैं? 10 मिनट के बाद, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं तुम्हें, 10 मिनट के बाद कमेंट करना। हरियाणा की करना चाहते हैं पवन कुमार, पवन कुमार जी क्लास टाइमिंग क्या है? तो 5 बजे से शुरू है भाई, 5 से 7, 5 से 7 क्लास की टाइमिंग है दोस्त। और कुछ पूछना चाहें तो पूछें जल्दी से। पवन कुमार जी क्लास की टाइमिंग है 5 से 7, ओके। तो कल किसकी क्लास आप चाहते हैं अगली, तो बताएं। हरियाणा की चाहते हैं या किसी और की चाहते हैं? अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं 1 घंटे की रोज 1 घंटे इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करूंगा। क्योंकि जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश में मैं भी बड़ा कमज़ोर था, तो बड़ी कठिनाई आई थी आगे चलकर। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे जैसे स्टूडेंट थे वो मुझसे इंग्लिश सीखें, क्योंकि मैंने जैसे इंग्लिश सीखी मैं उन्हें उसी वे से इंग्लिश सिखाना चाहूँगा। 1-1 घंटे, लगभग 50 दिन का मैंने कोर्स तैयार किया है। 1-1 घंटे रोज़ 50 दिन में मैं आपको अंग्रेज बनाने की कोशिश करूँगा। अंग्रेज तो नहीं, इंडियन अंग्रेज बनाने की कोशिश करूँगा, बढ़िया वाला जिसे कहते हैं। और लीना ज्योति सर, आप पार्ट हरियाणा की भी तैयारी कर, हाँ हरियाणा की तैयारी करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, हरियाणा की क्लास लेना है सर, तो मैं बताऊँ अभी। तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि मैं इंग्लिश स्पोकन शुरू करने जा रहा हूँ। 1 घंटे की क्लास रोज करूँगा। टाइमिंग आप सब बताएं मुझे, कब चाहते हैं आप टाइमिंग। 1 घंटे की क्लास रोज के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा आपको, और 50 दिन में मैं आपको अंग्रेज बना के छोड़ूंगा। भारत वाले अंग्रेज, इंग्लैंड वाले अंग्रेज नहीं, भारत वाले अंग्रेज। क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़रूरत है, और हमें हर एग्ज़ाम में बिना इंग्लिश के सफलता मिलती नहीं है, लटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं पहले स्पोकन करवाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें जो आपका ग्रामर होता है वो करवाऊंगा। तो जो भी चाहते हैं कि भाई हम इंग्लिश से जुड़े रहेंगे, और 1 घंटे दिन में किस वक्त, सुबह शाम दोपहर, कब आप चाहते हैं तो उस वक्त मुझे बताएं टाइम करके। और ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप कर दें कि जी इस वक्त हमें चाहिए क्लास। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप सब के सब अपना जो भी समस्या है वो समस्या मुझे बताएं, और कब चाहते हैं आप इंग्लिश स्पोकन। 99 17 85 09, ये तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मुझे बताएं कब आप चाहते हैं इंग्लिश स्पोकन में रोज 1 घंटे 50 दिन। क्योंकि लॉकडाउन में जब तक एकेडमी खुले, मैं चाहता हूं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूं, क्योंकि उसके बाद ये वीडियो बनाने बंद हो जाएंगे। ये क्योंकि फिर ऑफलाइन क्लास चलेगी। ये तभी तक चल रही है आपकी क्लास जब तक एकेडमी नहीं ओपन होती है। एकेडमी ओपन होते ही ये बंद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक एकेडमी खुले तब तक आपको इंग्लिश एकदम सिखा दी जाए, परफेक्ट कर दिया जाए इंग्लिश में। आपको जो फर्राटे से इंग्लिश बोलो, कोई टेंशन ना रहे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करना मुझे, क्योंकि मैं अब आपके कमेंट थोड़ा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं दरअसल यूट्यूब का एक्सपर्ट नहीं हूँ। बहुत की कमेंट भी पढ़ता रहूँ, साथ साथ पढ़ाता भी रहूँ। तो मैं नया खिलाड़ी हूँ, बहुत नया नवेला, क्योंकि मैं कभी सोशल मीडिया पर पहले एक्टिव नहीं रहा था। तो एक ही काम कर पाता हूँ, या तो मैं तुम्हारे कमेंट ही पढ़ पाता हूँ, और या मैं फिर पढ़ा ही पाता हूँ। तो शिखा मित्तल सर, मॉर्निंग टाइम में इंग्लिश क्लास लेना। तो जिनका ज़्यादा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं वो, नंबर हो जाएंगे जिनके, वही टाइम रख देंगे। आप मॉर्निंग टाइम में कहेंगे तो मॉर्निंग में, इवनिंग में कहेंगे इवनिंग में, जब भी आप कहेंगे तब। सोनी रवि भारद्वाज सर, टाइमिंग कुछ इस तरह रखना कि मैरिड
गर्ल्स को कोई मैरिड गर्ल्स नहीं होती हैं ठीक है, मैरिड गर्ल्स नहीं होती हैं ऐसा कहा जाता है, वैसे मैं तो मान लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गर्ल्स तो कहते हैं अनमैरिड ही होती हैं, क्योंकि कोई मैंने कहता नहीं सुना कि ये उसकी पत्नी गर्ल्स कहाँ जा रही है। तो सोनी रवि के जो हस्बैंड हैं हरियाणा डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, एक और खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ये मेरी एकेडमी SRIS एकेडमी के नाम से, और मेरा नाम हरी ठाकुर है, और मैं कमाल का टीचर हूँ। इसलिए कमाल का नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए कमाल का हूँ कि जो मेरे पास आते हैं मैं लगाता बहुत ज़्यादा हूँ। आप वेटिंग में देखिए, वेटिंग आई है अभी ग्रुप डी की 15 स्टूडेंट, 15 तो भी मुझे कंफर्म हो चुके हैं, पता चल चुकी है, इससे ज़्यादा है मुझे ऐसा अंदाजा है। 15 स्टूडेंट लग चुके हैं, 15 स्टूडेंट इस वेटिंग में हैं, लटकते लटकते 15 मैंने पहुंचा दिए वहाँ पर। तो मेरी एकेडमी और मैं कमाल का हूँ। वैसे कोई भी व्यक्ति अपनी छाछ खट्टी नहीं बताता, पर छाछ खट्टी बताने का कोई कारण तो हो, कोई कारण तो हो। ना लगे स्टूडेंट तब तो मैं कहूँ भाई मेरी एकेडमी बेकार है, बहुत लगते हैं, इसलिए मैं अपनी एकेडमी को कैसे बुरा कहूँ। तो मैं जल्दी आपको उन सब के नाम अनाउंस करवाऊंगा, उनका वीडियो बना के आपको दूंगा। जो इन 15 अभी सिलेक्ट हुए उनका वीडियो बना के मैं आपको 2-2 लाइन बुलवा के जरूर उनसे मुखातिब करवाऊंगा आपको, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको शुरू करता हूँ अब काम, ठीक है। तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझे टाइमिंग बता दें, जिनकी ज़्यादा संख्या रहेगी उनको मैं प्रीफर करूंगा और उसी टाइम मैं शुरू करूंगा। मैं 50 दिन में तो मैं गारंटेड इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। बट आप वैसी मेहनत करोगे जैसे मैं कहूँगा तो आप गारंटेड इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वापस आते हैं अपने हुमायूं पर। तो हुमायूं की कहानी शुरू करते हैं। आज हम हुमायूं और बाबर दो ही कर पाएंगे, बस हुमायूं करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ी अकबर की भी। तो हुमायूं अब 1555 में भारत में वापस लौट आता है। 1555 में दोस्तों हुमायूं जब भारत लौटता है तो 1555 में बड़ा शान से सर उठाकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लेता है। और दिल्ली या आगरा को जो अपने कब्जे में लेता है तो यहाँ शासन करना शुरू कर देता है। और शासन करने के बाद जब यहाँ शासन कर रहा होता है हुमायूं, तो उसी दौरान एक और कमाल होता है। इसका जो बेटा था जिसका नाम था अकबर से ये कहता है कि भाई अकबर जाओ, और खजाना खाली हो गया है भाई, और खजाना खाली हो गया है तो क्यों नहीं खजाने को भरो, और खजाने को भरकर आप थोड़ा सा दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली की सत्ता को सुदृढ़ करो। और उसके बाद अपने सेनापति को उसका संरक्षक बनाकर भेजता है। तो दोस्तों यहाँ से आपकी कहानी आगे शुरू होती है। 1556-55 में ये अपना शासन कर रहा था। और यहाँ दिल्ली में एक जगह थी दीन पन्हा नाम का एक महल था। आपने कभी देखा हो तो यहाँ से एक रोड जा रहा है ऐसे दिल्ली से, यहाँ पर आपको एक प्रांगण मिलेगा, यहाँ चिड़ियाघर का गेट मिलेगा, यहाँ से एक दरवाजा जा रहा है ऐसे एक ऊपर की तरफ, यहाँ बहुत बड़ा गेट है। उसमें जब जाएंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा पुराना सा किला है जिसे कहते हैं हम पुराना किला कहते हैं। और उसके बाद इस पुराने किले में यहाँ इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा महल था जिसे दीन पनाह महल कहते थे। उस दीन पनाह महल में इसने एक पुस्तकालय बनवा रखा था, शेर मंडल पुस्तकालय बनवा रखा था, लाइब्रेरी। और ये किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन था, पढ़ा लिखा था, ये किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था और उसमें किताबें पढ़ता था, जिसका नाम था जिसका नाम था हुमायूं। और उसके बाद ये तो अपना मशगूल रहता था क्योंकि बहुत दुख उठा लिए इधर उधर, और अपने बेटे अकबर को और अपने सेनापति बैरम खां को। ये बैरम खां का बहुत बड़ा रोल रहता है इस वंश को बचाने में, मुगल वंश को बचाने में। बैरम खां के साथ अकबर युद्ध अभियान पर निकलता है। और युद्ध अभियान पर जब निकलता है तो अब अकबर यहाँ पहुँच जाता है। उस जगह को दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जिस जगह पर अकबर और बैरम खां दोनों युद्ध लड़ते हैं। ये रही भाई वो दोस्तों जगह आपकी। हरियाणा में चलते हैं अब हम। ये हरियाणा वो जगह है, इसे हम रोहतक कहते हैं। और रोहतक में यहाँ कलानौर है। रोहतक में क्या है भाई दोस्तों आपका कलानौर में यहाँ आपका ये रोहतक रहा। और रोहतक में दोस्तों यहाँ आपका कलानौर में युद्ध अभियान में व्यस्त था जिसका नाम था अकबर और उसका सेनापति अंगरक्षक जिसे कहते हैं बैरम खां। एक का नाम था बैरम खां
और एक का नाम था अकबर। दोनों यहाँ युद्ध अभियान में व्यस्त थे। 1556 में ये युद्ध अभियान कर रहे थे यहाँ पर। तभी क्या हुआ, जो दिल्ली में दीन पनाह महल था, दिल्ली के दीन पनाह महल के पुस्तकालय जिसका नाम था शेरमंडल पुस्तकालय से फिसलकर अब वो गिर जाता है। हुमायूं सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। जब उसके सर में चोट लगी तो सर में चोट लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल लेनपुर के एक इतिहासकार ने लिखा था कि हुमायूं जीवन भर फिसलता रहा, जीवन भर हुमायूं फिसलता रहा और उसके बाद हुमायूं जीवन भर फिसलते फिसलते फिसल कर ही दुनिया से विदा ले गया। उसने अपने अंगरक्षकों से कहा था मैं फिसलने वाला हूं, इतने तो फिसल गया, वो सर में चोट लगी और 1556 में हुमायूं मर जाता है। इस तरह हुमायूं की 1556 में दोस्तों मृत्यु हो गई। और जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तो अगला कमाल अब ये रहा कि 1556 के बाद अब यहाँ पर दिल्ली सूनी हो गई, दिल्ली शासक विहीन हो गई, खाली हो गई और ये आपका रेवाड़ी रहा भाई। रेवाड़ी जो था, यहाँ पर एक हेमू नाम का व्यक्ति था जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह एक ऐसा शासक था जो एक निकम्मा टाइप का, एकदम अकर्मण्य, जो कुछ करता धरता था नहीं, सीधा हेमू पर सौंपा हुआ था उसने सारा का सारा शासन। दोस्तों हुआ ये कि हेमू ने अब यहाँ अपने कब्जे में लिया ये, और उसके बाद धीरे से उसने देखा दिल्ली खाली है और 1556 में हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और चंद सैनिकों के साथ दिल्ली पर अधिकार जमा लिया और दिल्ली पर अधिकार जमा कर हेमू यहाँ का शासक बन बैठा। दिल्ली यहाँ का शासक बन बैठा। दिल्ली का शासक 1556 में हेमू बन बैठा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया है, पूछा जाता है, बार बार सीजीएल में पूछा है, अभी एसएससी में पूछा था, हरियाणा के कई पेपरों में पूछा गया है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो दो हिंदू शासक कहे जाते हैं दिल्ली के अंतिम, एक पृथ्वीराज चौहान और एक हेमू। यदि ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान नहीं है तो सही आंसर आपका हेमू ही है, और यदि हेमू नहीं है तो फिर पृथ्वीराज चौहान है। तो अब उसके बाद दिल्ली का अंतिम शासक आपका रहा भाई हेमू। हेमू ने जब दिल्ली पर शासन करना शुरू किया तो इसने अपनी उपाधि धारण की हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हेमू ने, और दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य यहाँ से शासन करना शुरू कर देता है। और उसके बाद अब खबर मिलती है अकबर को और बैरम खां को कि भाई हुमायूं मर गया है, फिर सीढ़ियों से गिरकर मर गया है और दिल्ली पर कब्जा हो गया है हेमचंद्र विक्रमादित्य का। हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग 28 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध हारा नहीं था। तो अब अकबर ने अपने सैनिकों से पूछा, मंत्रियों से पूछा भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने सलाह दी कि हमें अपने दादा के गांव वापस लौट जाना चाहिए। तो अकबर का दादा कौन था भाई? बाबर, और वो था उसका शासक काबुल। हमें वहां जाना चाहिए, वहां से ताकत बढ़ाकर वापस दोबारा आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अंत में दोस्तों हुआ ये कि बैरम खां ने कहा कोई नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, और वहीं पर उसने एक ईंटों का सिंहासन बनाया कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने अकबर को वहां दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको दोस्तों मिला कि बैरम खां ने किसे रोहतक के, आजकल वैसे ही पहले पंजाब में हुआ करता था हरियाणा, तो आजकल रोहतक में है कलानौर, तो कलानौर में शासक किसे बनाया था? तो वो था आपका अकबर। दोस्तों अकबर 1556 में दिल्ली का तीसरा बादशाह घोषित हो जाता है। पहला बादशाह बाबर था, दूसरा हुमायूं था और तीसरा दोस्तों अकबर था। और जब अकबर तीसरा बादशाह बना तो यहाँ से दोस्तों और कहानी शुरू होती है आपकी, और कहानी ये शुरू होती है कि अकबर ने अब विचार विमर्श करने के बाद बैरम खां को समझाने की कोशिश की कि हमें लौटना चाहिए। बैरम खां ने तलवार निकाली और कहा जिसने भी यहाँ से जाने की कोशिश की उसे मौत मिलेगी, और उसके बाद हम यहाँ पर जिहाद फैलाएंगे। इस तरह का उसने वादा किया। और अंत में दोस्तों हुआ ये कि पानीपत का दूसरा युद्ध, इतिहास में पानीपत में 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्धों ने भारत की दशा ही बदल दी। होने कुछ और जा रहा था, हो कुछ और गया। और पानीपत में अब तीसरा युद्ध होता है, पानीपत में अब दूसरा युद्ध होता है भाई। ये रहा भाई आपका दोस्तों पानीपत। और पानीपत में अब 1556 में दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। हेमू के पास भी तोपखाना था, अकबर के पास भी तोपखाना था, दोनों के पास तोपखाना था,
लेकिन हेमू जो था, हेमू का कमाल ये था कि हेमू की सेना भी ताकतवर थी और स्वयं हेमू भी बड़ा ताकतवर था। दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई और उसके बाद कुछ ही देर में अकबर की सेना के पैर उखड़ने लगे, अकबर की सेना भागने लगी और उसके बाद हेमू ने यहाँ इतिहास की बहुत बड़ी भूल कर दी। इतिहास की इतनी बड़ी भूल की हेमू ने कि हेमू को इतिहास की बड़ी भूल करनी नहीं चाहिए थी, अकॉर्डिंगली मेरे अनुसार कतई नहीं करना चाहिए था। ये वो भागने लगे थे, वो लोग निकलने लगे थे यहाँ से, तो उन्हें जाने देना चाहिए था। अपना शासन करता रहता दिल्ली पर, और उसने ठान लिया कि भाई मैं इनको मार के छोड़ूंगा और पीछा करने शुरू कर दिया। उसके बाद हाथी पर खड़ा होकर पीछा कर रहा था और तभी उसकी आंख में एक तीर लगा और हेमू की आंख में तीर, आंख आपको पता है एक सेंसिटिव पार्ट होता है, और आंख में तीर लगते ही हेमू हाथी से नीचे गिरा। और हाथी से नीचे गिरा, जो जिहाद फैला रहा था यहाँ पर, जिहाद की दुआई दे रहा था, तलवार चला रहा था, जिसका नाम बैरम खान, वो सबसे आगे भाग रहा था। पीछे पीछे अकबर भाग रहा था, तो जो जिहादी बंदा था वो सबसे आगे दौड़ रहा था। लेकिन तभी जिहादी उसने, बैरम खान ने पीछे मुड़ के देखा कि हेमू है ही नहीं ओहदे पर, अर्थात जो हाथी के ऊपर हेमू है ही नहीं। उसे लगा हेमू मारा गया और उसने अपनी सेना को कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ, रुको, और अब हम युद्ध जीत गए। और उसके बाद दोस्तों वापस रुके और बेहोश हेमू को अकबर की तरफ इशारा करके बेहोश हेमू की गर्दन कटवा दी। इस तरह हेमू 1556 में दोस्तों मारा जाता है। और इस तरह अकबर की कहानी को हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं है ये यूट्यूब पर पढ़ाने की। तो अब मैं आपकी थोड़ी सी बात सुन लेता हूँ, थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ और उसके बाद की कहानी फिर हम कल करेंगे। तो आप जो जो कुछ बात करना चाहते हैं आप मुझसे करें, जो भी कुछ 2-3 मिनट बात कर लेते हैं भाई, फिर क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाओ मुझसे, और कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। यहाँ से आगे कहानी फिर आगे बताएंगे कब करनी है। तो कल आप चाहते हैं हरियाणा करना तो बताएं, हरियाणा की क्लास लेंगे कल। अजरुद्दीन खान, लव यू। जीएस गुरु जी, बहुत बढ़िया। अजरुद्दीन खान जीएस से बहुत प्यार करते हैं ये भाई, अजरुद्दीन जी। और लव यू सर, अच्छा सर से प्यार करते हैं, ठीक है, दोनों से प्यार करते हैं भाई। लव यू सर और लव यू जीएस, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से सर से प्यार ना कर, जीएस से प्यार कर, क्योंकि सर तो रास्ता ही दिखाता है, जीएस तुझे तेरे टारगेट तक पहुंचा देगी। और कुछ बताएं भाई, कुछ नया करवाना चाहते हैं, कुछ मुझसे सुधार कराना चाहते हैं, कुछ मेरी गलतियां हैं उन्हें सुधरवाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो मुझ में गलत हैं उन्हें आप कहते हैं कि सुधारना चाहते हैं, तो बताएं। करें भाई, जल्दी से कमेंट करें। रितेश फोगाट सर, अब रोज क्लास होगी? हाँ रोज क्लास होगी, अब पक्का रोज क्लास होगी, ठीक है। सबको बता दिया करो अपने दोस्तों, तो अपने दोस्तों से को तो बताते नहीं कुछ भी, ठीक है। अपने दोस्तों को बताया करो, जोड़ा करो, ठीक है। जागृति कुमारी बहुत बढ़िया, सिंबल भेजती है भाई, तो सिंबल मत भेजा कर, कुछ लिखा कर। मुझे सिंबल समझ में कम आते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया का एक्टिव इंसान नहीं हूँ, ये सिंबल से कम समझ में आते हैं मुझे, तो लिख दिया करो कुछ भी। धर्मेंद्र फोगाट, नथिंग सर, अच्छा कुछ नहीं पूछना चाहते, बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश का डिसीजन करके व्हाट्सएप पर करना, सब मैसेज बताना मुझे इंग्लिश कब करना चाहते हैं आप, सुबह दोपहर शाम, क्या कब करना चाहते हैं तो बताना, ठीक है। मेरे हिसाब से सुबह सुबह ठीक रहेगा, जब भी आपको लगे बताना मुझे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों क्लास का एंड करते हैं आप।